मोदी साहब तो देश के मालिक हैं। जब उनका स्टेटमेंट आ गया हम प्रॉपर्टियों को खाली करवाएंगे, वक्फ प्रॉपर्टियों को, तो उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली क्यों नहीं करवाई जा रही, फिर इस तरह की चीजें करी जा रही हैं। तो ये टेलीविजन के जरिए नैरेटिव बनाने का, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खुद भी ऑब्जर्व किया कि साहब टेलीविजन में जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, वो हमें परेशान करने वाली रिपोर्ट्स हैं। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ परेशान करने वाला मकसद है। ये एंटी मुस्लिम जो एक राजनीति चल रही है, सिर्फ उसकी वजह से, जो पहले कांग्रेस ने की, कांग्रेस थोड़ा सा अपना मीठी जबान वाले थे लोग, वो मीठी जबान बोलते थे लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक काम करते थे। ये अपना साफ साफ सामने आके कर रहे हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं शाहिद अली के साथ, जो पेशे से एडवोकेट हैं, और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, सुनवाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड है क्या और कब बनी, और इस वक्फ बोर्ड के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, उसके बारे में आज आपको ये बताएंगे शाहिद अली, जो पेशे से एडवोकेट हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं शुरू कर लेता हूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है, एक वकील साहब ने पिटीशन फाइल की है, अश्विनी उपाध्याय नाम उनका है, और वो ये कहते हैं कि साहब जो वक्फ एक्ट है, वो वक्फ एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इक्वलिटी के खिलाफ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों जब इसकी हियरिंग हो रही थी तो उनसे पूछा कि भाई किस तरह से खिलाफ है, तो कुछ बता नहीं सके। उनका कहना यह था कि साहब जिस तरह से मुसलमानों की ये वक्फ प्रॉपर्टियों को, मुसलमानों का ये बोर्ड है, उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है, इनको चलाने की इजाजत है, बाकी किसी और मजहब के लोगों को नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उन कानून के बारे में पता है, जो बहुत सारे कानून इस देश के अंदर बने हुए हैं बाकी मजाहिब के, जो प्रॉपर्टियां हैं उनको चलाने के लिए। तो उसके बाद में उनका कोई आंसर नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ये चाहते हो कि हम इस वक्फ कानून को खत्म कर दें, ताकि जो एनक्रोचर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टीज पर, वो लोग इसमें खुश हो जाएं और उनके तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि फिर उनको कोई हटाने वाला नहीं होगा। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये पिटीशन खारिज होगी, और बहुत जबरदस्त जुर्माने के साथ ये पिटीशन खारिज होगी, क्योंकि वक्फ एक्ट जो बनाया हुआ है उसमें कोई भी ऐसी खामी नहीं है कि वो खारिज हो जाए। हालांकि मेरे उस पर रिजर्वेशन है, उस पर मैं अपनी बाद में आ जाऊंगा क्या रिजर्वेशन है। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टियां थी, और उसके लिए एक बोर्ड था, उस वक्त वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता था। यहां पर हम लोगों की जो डिमांड थी, जो हमारे बड़ों की डिमांड थी, वो ये थी कि जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, जो 1925 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, हमारे सरदार भाइयों की, गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनका संचालन करने के लिए, इस तरह से हमारे लिए बनाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तब की सरकार ने मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए ये वक्फ एक्ट को पास किया, और ये इसमें क्या कर दिया कि प्रॉपर्टी तो मुसलमानों की है, वक्फ बोर्ड का यानी वक्फ प्रॉपर्टियों का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है। वक्फ प्रॉपर्टियां किस तरह से वजूद में आई, इसमें मैं अभी बताऊंगा। तो जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उनका मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है, और उन प्रॉपर्टियों का जो इस्तेमाल है वो मुसलमानों के लिए हो सकता है, उनकी फलाह के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है, समाज की फलाह के लिए हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, वक्फ बोर्ड एक वक्फ एक्ट बना दिया। 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट 1954 बना, और तमाम प्रॉपर्टियों का संचालन अपने हाथ में ले लिया। जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनका संचालन उन्होंने अपने हाथ में लेकर क्या किया कि हर स्टेट में वक्फ का चेयरमैन अपना आदमी बना दिया, और वक्फ बोर्ड के जो और ओहदेदारान थे उनको भी अपने लोगों को उसके अंदर भर दिया। अब जब इसका नतीजा क्या हुआ कि वक्फ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो आम मुसलमानों को पता ही नहीं चला कि वो वक्फ प्रॉपर्टियां उनकी प्रॉपर्टी हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज, अगर मैं आज के जमाने की बात करूं तो हर मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान कम से कम 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। इतनी वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश के अंदर है। लेकिन उस वक्त की सरकार ने क्या किया कि अपना बोर्ड बना करके अपने लोग उसके अंदर बिठा दिए। अब जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूट से बना, यानी कि एक सरकारी ऑर्डर से, सरकारी कानून के जरिए बना।
तो वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सरकार की ही दूसरी बॉडी है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड किसी मुसलमानों का अपना बोर्ड नहीं है कि साहब मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं तो खाली इसको मुसलमान संचालित कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट संचालित करती है। गवर्नमेंट ने जो बोर्ड बनाया उसका नाम रखा वक्फ बोर्ड, और उसमें अपॉइंट किसको कर दिया? आज की डेट में जो कानून है उसमें एक एमएलए, एक एमपी, मुतवल्ली, एक सोशल वर्कर, उलेमा, ये उसमें सब उसके अंदर होते हैं। और चेयरमैन कौन होता है? जो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। अब इस चीज का अंदाजा इस चीज से करिए कि वक्फ एक्ट में जो प्रावधान दिया गया वो ये दिया गया कि सब वक्फ प्रॉपर्टियों को कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई पब्लिक इंपोर्टेंस की बात है तो वो विद द कंसेंट ऑफ वक्फ चेयरमैन का सैंक्शन लेगी और वो एक्वायर कर लेगी, लेकिन वक्फ बोर्ड को कंपेंसेट करेगी। अकेले दिल्ली में 320 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर की, और उन वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर करने के लिए किसी भी चेयरमैन की परमिशन नहीं ली, यानी कि वक्फ एक्ट के खिलाफ पूरी तरह से जाकर के। और बड़े अफसोस की बात यह है किसी ने उसको चैलेंज भी नहीं किया। ना तो वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने चैलेंज किया क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के लोग थे, ना बाकी लोगों ने चैलेंज किया क्योंकि उनको तो पता ही नहीं थी कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। जहां मुसलमानों की बात है उनको तो जहनी तौर से गुलाम बना दिया गया। तो हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों को बेसिकली ये बोर्ड बना करके गवर्नमेंट ने एक तरह से परोक्ष रूप से एक्वायर कर लिया। उनका जो इस्तेमाल होना चाहिए था हमारे लिए, हमारी फलाह के लिए, या स्कूल कॉलेज खुलने के लिए, यूनिवर्सिटी खुलने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस खुलने के लिए, वो सब काम नहीं हो सके। और उस पर सोने पे सुहागा उन लोगों ने क्या किया कि साहब हम वक्फ बोर्ड को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। वो वक्फ बोर्ड को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का बजट फाइनेंस कर सकता हो, उसके बाद इतना बड़ा सरमाया हो, उसको चंद रुपए गवर्नमेंट ट्रांसफर करके कहती है कि साहब हम वक्फ बोर्ड को चला रहे। भाई आप हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों को आजाद कर दीजिए, हमारे वक्फ बोर्ड को आजाद कर दीजिए, हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। और हम जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का पूरा बजट फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं अगर हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों का संचालन हमें सिर्फ मिल जाए। अब दूसरी चीज इसके अंदर देखिए, एक जो भ्रांति फैला रहे हैं आजकल, जब ये पिटीशन फाइल हुई तो कुछ मीडिया चैनल्स ने जैसे कसम खा ली कि हमने तो वक्फ एक्ट को खत्म ही करवाना है पूरी तरह से। तो उन लोगों ने एक नैरेटिव चलाना शुरू किया कि साहब वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टियां कहां से आ गई। कुछ ने कहा ये तो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हिंदुस्तान से, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड ने ले ली। कुछ ने कहा जो एनिमी प्रॉपर्टी थी ये वक्फ बोर्ड ने ले ली। कुछ ने कुछ और कहा, कुछ ने कहा कि सरकारी प्रॉपर्टियां कब्जा कर ली। वक्फ प्रॉपर्टियां सिर्फ वो प्रॉपर्टियां हैं जो कि मुसलमानों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को डोनेट की, वो प्रॉपर्टियां, और बाकायदा उसकी डीड बनती है, यह एग्रीमेंट होता है, वक्फ डीड बनती है, और वो वक्फ डीड बनने के बाद में वो जमा होती है सरकार में कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को गिफ्ट कर रहे हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम डोनेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो डोनेशन बनता है, वो वक्फ डीड बनती है, तो वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला हो जाता है। अब वो वक्फ प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसके पास नहीं रहा, उसका मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हो गया। लेकिन होता क्या है कि मुसलमानों ने तो अपनी प्रॉपर्टियां दी वक्फ बोर्ड को, या इसलिए कि साहब अल्लाह सुब्हानहू तआला को कि उससे मुसलमानों का कुछ भला होगा। अब उसमें हुआ क्या कि यहां पर उन्होंने करप्ट लोग बिठाने शुरू कर दिए। उन करप्ट लोगों की वजह से उन्होंने प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द करना शुरू किया, बेचना शुरू कर दिया। अभी मिसाल के तौर पे मुंबई के अंदर जो अंबानी साहब का महल बना हुआ है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, और वो बहुत थोड़े से पैसे देकर के उन्होंने खरीद ली। अकेले उस पैसे से जो जितनी वैल्यू की वक्फ प्रॉपर्टी है, हम इतने ज्यादा काम मुंबई के अंदर कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल वो एक लंबे इशू है कि हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। मैंने उससे बहुत सारी वीडियो डाली है, उसको अगर आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने फेसबुक पे पढ़ी, और भी जगह पढ़ी हुई है। बात यह है कि जो प्रॉपर्टियां मुसलमानों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को दी, अपनी ओनरशिप खत्म कर दी, उन प्रॉपर्टियों को आज ये कहा जा रहा है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी थी। देखिए इवैक्यू प्रॉपर्टी क्या होती है? इवैक्यू प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हुई जो यहां से जब पार्टीशन हुआ, जो लोग पाकिस्तान चले गए हिंदुस्तान से मुसलमान, उनकी जो यहां प्रॉपर्टियां रह गई, उन प्रॉपर्टियों को भारत की सरकार ने एक्वायर कर लिया, और उसके लिए उन प्रॉपर्टियों का इवैक्यू प्रॉपर्टी, और उन प्रॉपर्टियों को हमारे उन हिंदू भाइयों को दिया जो पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान में आ गए।
क्योंकि यहां से कुछ लोग पाकिस्तान गए, वैसे वहां से भी कुछ लोग हिंदुस्तान में आए, तो यहां पर जो लोग यहां से पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टियों को एक्वायर कर लिया और उनकी प्रॉपर्टियों को उन लोगों को अलॉट किया गया जो पाकिस्तान से यहां पर आए। इस तरह से एनिमी प्रॉपर्टी जो है, एनिमी प्रॉपर्टी भारत सरकार ने ले ली। तो ना तो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं वो एनिमी प्रॉपर्टी हैं, ना वो वैक्यू प्रॉपर्टी हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां सिर्फ वो प्रॉपर्टी हैं जो लोगों ने, जिनके मालिक थे उन प्रॉपर्टियों के, उन्होंने अपना मालिकाना हक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ट्रांसफर कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गिफ्ट कर दी वो प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टियां सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी हैं। अब एक चीज क्या ले रही है कि साहब ये वक्फ बोर्ड तो किसी प्रॉपर्टी पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है साहब ये मेरी वक्फ प्रॉपर्टी है। कानून में अगर हम आज के कानून की बात करें तो सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है कि हाँ, उससे पहले सर्वे की जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं कि हम सर्वे करवाएंगे। अब बताइए सर्वे की जरूरत क्या है, जब कानून में दफा 5 में यह लिखा हुआ है कि बाकायदा जितनी वक्फ प्रॉपर्टी होंगी उसकी लिस्ट का पब्लिकेशन होगा। जब लिस्ट का पब्लिकेशन हुआ है और वो लिस्ट को पब्लिकेशन होने के बाद में वक्फ बोर्ड ने वो प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के पास में आई हैं, यानी कि कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी तरह का। और ऑब्जेक्शन करने के लिए एक कानून है हमारे यहां लिमिटेशन का, उसमें दफा 12 है कि 12 साल के अंदर आपने, अगर आपकी कोई, आपको लगता है आपकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने ले ली है या वक्फ बोर्ड में जो लिस्ट है, लिस्ट में गलत तरीके से आ गई है, तो आप मुकदमा डाल लीजिए। अब मुकदमा डालने के लिए कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड का अपना एक ट्रिब्यूनल है, वो तो वही मुकदमा चलेगा, वो तो वक्फ बोर्ड के लोग भी बैठे हुए हैं। जबकि वक्फ का कानून जो है वो ये है कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जुडिशियल ऑफिसर ही होगा, एडीजे रैंक का या सिविल जज रैंक का। तो वहां पर जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल है वहां पर जुडिशरी के जो जजेस हैं वही होते हैं। एक गवर्नमेंट का आदमी होता है जो रेवेन्यू सेक्रेटरी रैंक का होता है, और एक जो वक्फ की जानकारी होती है वो आदमी होता है। तो 3 लोगों का ये मेंबर, ये जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल होता है। अब बताइए मुझे कि जुडिशरी के जो जजेस सिविल कोर्ट्स में होते हैं वही जजेस ट्रिब्यूनल में हैं, उसके साथ में एक आदमी गवर्नमेंट का भी बैठा हुआ है जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी लेवल का होता है। तो क्या कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास आ सकती है? अगर कोई वक्फ के पास गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आएगी तो जो गवर्नमेंट का आदमी बैठा हुआ उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा क्या? ये जुडिशरी के जज साहब बैठे हुए उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी एक ये भ्रांति फैलाई जाती है कि साहब वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड का, ये वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी उसी तरह से चैलेंज हो सकता है और होता है जिस तरह से बाकी ऑर्डर चैलेंज होते हैं, कोई प्रॉब्लम की उसमें बात नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जो सिविल केस, जो दीवानी के मुकदमे डलते हैं आम अदालतों में, वहां पर बहुत टाइम लगता है, आदमी दीवाना बन जाता है उनके मुकदमे की पैरवी करते करते। लेकिन जो वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमे होते हैं उसमें त्वरित कार्रवाई का प्रावधान है, उसमें इंसाफ जल्दी मिल जाता है। अगर किसी को यह लगता है कि साहब ये प्रॉपर्टी फला आदमी ने वक्फ को जो गिफ्ट करी है वो प्रॉपर्टी पे उसका मालिकाना हक नहीं था बल्कि किसी और गैर आदमी का उसके अंदर हक था, तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके वो मुकदमा कर सकता है, जिस तरह से कि सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा कर सकता है। सेम, यानी कि ऐसे नाम चेंज हुआ है और नाम चेंज होने के साथ में 2 उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं, एक्स्ट्रा चेक्स लगा दिए गए हैं। एक्स्ट्रा चेक में क्या है कि एक गवर्नमेंट का ही स्टेट लेवल का या रेवेन्यू सेक्रेटरी लेवल का आदमी उसके अंदर बैठा होता है। तो इसमें तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से कानून बनाया गया ताकि कोई भी और दूसरे की प्रॉपर्टी किसी भी तरह से वक्फ में नहीं आ जाए। तीसरी चीज, जब एक लिस्ट बन गई, वो लिस्ट पब्लिश हो गई, वो प्रॉपर्टियां वक्फ की उसकी इंक्वायरी हुई, किसी ने, इसको मैं बता देता हूं कैसे होता है। सपोज कर लिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसको वक्फ करना चाहता हूं, तो मैंने अपना मालिकाना हक के कागज लगाता हूं, मैं साथ में वक्फ डीड बनाता हूं। उसके बावजूद भी फिर सर्वे होता है कि क्या मैं उसका वाकई में मालिक था जो मैंने प्रॉपर्टी दे दी। वो जब सर्वे में पाया जाता है कि हाँ मैं उसका मालिक था, तो फिर लिस्ट पब्लिश होती है। लिस्ट पब्लिश होने के बाद में वो फिर एक आम लोगों के पास, तमाम लोगों के पास नोटिस जाता है कि भाई देख लीजिए कोई गलत तो लिस्ट में नाम नहीं आ गया। उसके बावजूद भी फिर वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है। फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में यानी चौथा चेक अब आ गया। वक्फ ट्रिब्यूनल में जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल उसको ऑर्डर नहीं कर दे, यानी कि 3 जो उसके मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, एक रेवेन्यू सेक्रेटरी लेवल का होता है और एक जो होता है वो वक्फ का जानकार होता है, जब तक वो ऑर्डर ना कर दें तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी में तब्दील नहीं होती है। इतने ज्यादा चेक्स के बावजूद जो नैरेटिव एक फैलाया जा रहा है कि साहब कोई भी प्रॉपर्टी को ले लिया, किसी भी तरह से कर लिया,
कितने ज्यादा दुख की बात है। ऐसा लगता है कि ये जो चीज चली आ रही थी, जो कांग्रेस ने शुरू करी थी मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए, कि जो वक्फ एक्ट 1954 बनाया, हमें तो उम्मीद ये थी कि मोदी जी ये कहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, कि साहब हम जितने भी वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जे हैं हम उसको खाली करवाएंगे। तो हमें तो उम्मीद ये बनी थी कि हमारी तमाम वक्फ प्रॉपर्टियां खाली हो जाएंगी, जो कब्जे में लिप्त हैं, जिन पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, खाली हो जाएंगी। लेकिन यहां तो उसका उल्टा हो रहा है। अब उल्टा होने में क्या करेंगे, हम सब सर्वे करवाएंगे। सर्वे किस चीज का करेंगे साहब, जब ऑलरेडी 4-4 चेक से चीज एक गुजर चुकी है, 4-4 उसके ऊपर चेक्स थे। पहला चेक तो ये था उसके ऊपर कि जिसने प्रॉपर्टी दी वो अपना मालिकाना हक के कागज दे। दूसरा चेक उस पर यह था कि सर्वे कमिश्नर जाके उस पर सर्वे करे, हाँ जी वो इसका मालिक था। तीसरा चेक उस पर यह था कि यहां पर ये उसकी लिस्ट में वो पब्लिश होगी, और लिस्ट में पब्लिश होने के बाद में लिस्ट सर्कुलेट होगी, सब जगह जाके अखबारात में निकलेगी, या जो भी उसको और माध्यम उस तरह से जाएगी। चौथा चेक उस पर यह है कि वो तमाम होने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल का उसके अंदर ऑर्डर होगा, हाँ साहब ये प्रॉपर्टी वक्फ है, हमने देख लिए तमाम तरह से, अब इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो 4-4 चेक के बाद में अब आप किस चीज का सर्वे करवाएंगे साहब? अब कौन सी सर्वे की गुंजाइश बची, और कौन से कानून के जरिए सर्वे करवाएंगे? वो कानून आपने कब बनाया? कौन सी विधानसभा में आपने ये कानून पास किया? कौन सी पार्लियामेंट में आपने ये कानून पास किया? अब बताइए, जो हिंदुस्तान का कानून बनता है वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है। पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई नहीं है ना हिंदुस्तान के अंदर कानून बनाने वाली एजेंसी। तो जब तक ये कानून वैलिड है, जब तक तो आप कोई सर्वे वैसे भी नहीं करवा सकते। तो इस तरह की चीजें करना और भ्रांति ये फैला रहे हैं, झूठ जो बता रहे हैं कि साहब हम तो आपकी प्रॉपर्टियों को आजाद करवाना चाहते हैं। साहब आप आजाद करवाना चाहते हो, लेकिन आपकी तो शुरुआत इस बात से है कि साहब वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी प्रॉपर्टी को एनक्रोच कर लिया है, जबकि मेरे पास तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, पूरा ऑफिस फाइलों से भरा पड़ा है। 990 वक्फ प्रॉपर्टी खाली करने के ऑर्डर के बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक उनको खाली नहीं करवाया। 320 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली। उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जहां पर जो कब्जे में है और उस पर तमाम मुकदमे होने के बावजूद खाली नहीं करवा रहे। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, खाली नहीं करवा रहे। देखिए यहां पर क्या है, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई इलीगल एनक्रोचर बैठा हुआ है तो उसको खाली करवाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर करेगा। जब वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर दिया उसने, यानी 5वां चेक आ गया, तो उसके बाद में क्या है, फिर ड्यूटी बन जाती है जो कंसर्न एसडीएम है वो पुलिस फोर्स दे, जिस तरह से बाकी सरकारी प्रॉपर्टियों खाली करवाने के लिए होता है। लेकिन जब वक्फ प्रॉपर्टी का नंबर आता है, नाम आता है, तो फिर ना तो एसडीएम कोऑपरेट करता है, ना इलाके का एसएचओ कोऑपरेट करता है। कोई प्रॉपर्टी खाली नहीं करवाई जाती। अकेले दिल्ली की अगर हम बात करें तो 990 वक्फ प्रॉपर्टियां खाली करवाने के ऑर्डर 2003-2004 के बाद से लगातार होते रहे। उसके बावजूद भी हमने 2014 में पीआईएल फाइल करी। उस पीआईएल में लगातार ऑर्डर्स के बाद ऑर्डर्स होते रहे। रेवेन्यू सेक्रेटरी तक को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर बुला लिया। उसके बावजूद भी कुल 16-17 प्रॉपर्टी इन लोगों ने आजाद करवाई 990 में से। तो आप तो हमारी प्रॉपर्टी भी आजाद नहीं करवा रहे, यानी सरकार की बात मैं कर रहा हूं, सरकार तो हमारी प्रॉपर्टी भी आजाद नहीं करवा रही। हमारी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के और बैठ गए हैं, वक्फ बोर्ड बना करके साहब ये प्रॉपर्टी को हम संचालन करेंगे। भाई जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक एक्ट है और उसमें हमारे सरदार भाइयों को पूरा अख्तियार है कि वो अपनी बॉडी को अपने हिसाब से चुने, उनका इलेक्शन होता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता इलेक्शन? जब हमारा इलेक्शन होगा तभी तो हम लोगों को, मुसलमानों को पता लगेगा कौन कौन सी हमारी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, तभी तो मुसलमानों का इंटरेस्ट जगेगा। जब उन वक्फ प्रॉपर्टियों की कमाई से कुछ फला के काम होंगे, जब तक फला के काम नहीं होंगे तब तक क्या होगा? तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। रफीक साहब, नियत सरकार की मैंने बताई ना अभी आपको, नियत सरकार की सीधे सीधे से ये है कि हम ये इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाएं, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले की, तो ये बेसिकली सुनवाई को बाधित करने वाली और अफेक्ट करने वाली चीजें हैं। ये इसलिए मीडिया के जरिए तमाम चीज फैलाई जा रही है, क्योंकि परसों जब झाड़ पड़ी है बहुत ज्यादा अश्विनी कुमार उपाध्याय जी को, उसके बाद में इस तरह का ये ऑर्डर आया है कि साहब उसका सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवाना कानूनी इलीगल है, आप करवा नहीं सकते हैं। आप एक्ट पास कर लीजिए, किसने मना किया है? लेकिन जो प्रॉपर्टियां हमारे कब्जे, जो लोगों के कब्जे में है, उनको भी तो खाली करवाने की कवायद करिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर
मोदी साहब तो देश के मालिक हैं। जब उनका स्टेटमेंट आ गया हम प्रॉपर्टियों को खाली करवाएंगे, वक्त प्रॉपर्टियों को, तो उसके बाद वक्त प्रॉपर्टियों खाली क्यों नहीं करवाई जा रही, फिर इस तरह की चीजें करी जा रही हैं। तो ये टेलीविजन के जरिए नैरेटिव बनाने का, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खुद भी ऑब्जर्व किया कि साहब टेलीविजन में जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, वो हमें परेशान करने वाली रिपोर्ट्स हैं। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ परेशान करने वाला मकसद है। ये एंटी मुस्लिम जो एक राजनीति चल रही है, सिर्फ उसकी वजह से, जो पहले कांग्रेस ने की, कांग्रेस थोड़ा सा अपना मीठी जबान वाले थे लोग, वो मीठी जबान बोलते थे लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक काम करते थे। ये अपना साफ साफ सामने आके कर रहे हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज कम से कम वक्त की बात हो रही है, तो मुसलमान कम से कम जागरूक तो इतना हो रहा है कि वक्त क्या है उसके समझ में आ रहा है। तो अगर मुसलमान सिर्फ जागरूक भी हो गया कि वक्त क्या है, तो इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह कल वो वक्त भी आएगा जब हम इस सरकारी चंगुल से इनको आजाद करवाने में कामयाब भी होंगे, और अपने वक्फ बोर्ड भी हम उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से हमारे सरदार भाइयों को बना हुआ।